क्लासेज के इस डिजिटल मंच पे आपका स्वागत है और मेरा नाम है बलराम योगी। और पिछली क्लास में मैंने आपको अजमेर सांबर के चौहानों के बारे में बताया था और अजमेर सांबर के चौहानों में अपन पृथ्वीराज चौहान थर्ड के बारे में चर्चा कर रहे थे। और मैंने आपको यह भी बता दिया था कि पृथ्वीराज चौहान का विवाह कन्नौज के शासक जयचंद्र गेड़वाल की पुत्री संयोगिता के साथ में हो जाता है और इसी पृथ्वीराज चौहान के द्वारा माउंट आबू की जो राजकुमारी थी इच्छिणी देवी उसके साथ में भी विवाह कर लिया जाता है। इसी वजह से जो गुजरात के शासक थे भीमदेव सेकंड वो भी इनसे नाराज थे और जो कन्नौज के शासक थे जयचंद्र गेड़वाल तो संयोगिता से जो अजमेर के पृथ्वीराज ने जो विवाह किया था वह जयचंद की अनुमति से न करके प्रेम विवाह किया था। इसी वजह से जयचंद के साथ में भी इसकी कहने का मतलब अनबन थी। तो और उसके अलावा मैंने आपको महोबा के युद्ध के बारे में भी बताया था कि 1182 को जो परमर्दिदेव चंदेल था उसको डिफीट किया गया किसके द्वारा, पृथ्वीराज चौहान के द्वारा। तो कुल मिला के मेरे कहने का मतलब यह है कि इसके पृथ्वीराज चौहान के जो आसपास के जितने भी जो शासक थे उनके साथ में इसकी अनबन थी। और मैंने आपको आक्रमणों की बात करें तो घर वालों में नागार्जुन और अपर गांगे के जो अटैक था उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। फिर उसके बाद में मैंने आपको जो सीमावर्ती संकट था उसके बारे में भी बता दिया है। अब अपन आज इस क्लास में चर्चा करने वाले हैं तराइन के युद्ध के बारे में जो अब मैं आपको बताने वाला हूं। तो अपन चर्चा किसके बारे में कर रहे थे, पृथ्वीराज चौहान थर्ड, पृथ्वीराज चौहान थर्ड। और आक्रमणों में मैंने आपको जैसे महोबा के अटैक के बारे में भी बता दिया था। तो आज अपन बात करने वाले हैं इस क्लास में तराइन के युद्ध के बारे में। तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का पहला युद्ध। और एक तरफ कौन थे, अजमेर के शासक, एक तरफ थे अजमेर के जो शासक थे, उनका नाम था पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान और इस पृथ्वीराज चौहान के साथ में इस युद्ध में इनके एक सेनापति भी थे, सेनापति, और सेनापति का नाम था चामुंडराय। चामुंडराय। और इस पृथ्वीराज के साथ में और कौन था, पृथ्वीराज के साथ में इस युद्ध में और कौन था, दिल्ली का गवर्नर, दिल्ली का गवर्नर को मैं आप शॉर्ट में आपको जी बोल सकता हूं, क्या, जी यानी गवर्नर जनरल कौन था, गोविंदराज तोमर। और इधर विरोध में कौन थे, गजनी। और गजनी के जो शासक थे, गजनी, और गजनी पड़ता कहां पे है, अफगानिस्तान में। और इस गजनी अफगानिस्तान के अगर अपन शासक की बात करें, शासक, तो शासक का नाम आता है मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी। तो तराइन के पहले युद्ध में एक तरफ अजमेर के शासक पृथ्वीराज चौहान थर्ड और इनके साथ में इनके एक विश्वसनीय सेनापति चामुंडराय और दिल्ली के जो गवर्नर थे
गोविंदराज तोमर वो भी इस तराइन के पहले युद्ध में किसके साथ में थे? तो आप बताओगे अजमेर के शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय के साथ में थे। और तराइन का पहला युद्ध 1191 ईस्वी को हुआ था। तो इस तराइन के पहले युद्ध में होता क्या है कि ये जो अजमेर के शासक थे पृथ्वीराज चौहान और इनके साथ में ये जो दिल्ली के गवर्नर थे गोविंदराज तोमर, तो इनके बीच में होता क्या है, ये युद्ध होता है, युद्ध। और इस युद्ध के अगर अपन कारण की बात करें, युद्ध दोनों के मध्य क्या होता है, युद्ध। और युद्ध के अगर अपन कारण की बात करें, कारण, तो इस युद्ध का कारण क्या था, इस मोहम्मद गोरी के द्वारा किस पे अधिकार कर लिया जाता है, तबर हिंद। और तबर हिंद कहां पे पड़ता है, भटिंडा में। अर्थात मेरे कहने का मतलब यह है कि गजनी अफगानिस्तान के जो शासक थे मोहम्मद गोरी, इनके द्वारा तबर हिंद अर्थात भटिंडा के ऊपर अधिकार कर लिया जाता है। इसी वजह से इन दोनों शासकों के मध्य में ये तराइन का पहला युद्ध 1191 ईस्वी को होता है। और इस युद्ध का परिणाम क्या रहता है, परिणाम में आप बताओगे पृथ्वीराज चौहान इस युद्ध में क्या रहते हैं, विजयी रहते हैं, विजयी। और इस मोहम्मद गोरी को हार का सामना करना पड़ता है। और जब इन दोनों की सेनाओं के मध्य में युद्ध चल रहा था, तो ऐसा माना जाता है, इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि दिल्ली का ये जो गवर्नर था गोविंदराज तोमर, इसके द्वारा एक तीर चलाया गया और एक ही तीर के प्रहार से इस मोहम्मद गोरी को घायल कर दिया गया। तो मोहम्मद गोरी युद्ध के मैदान को छोड़कर कहां पे भाग गया, वापस गजनी। और गजनी कहां पे पड़ता है, अफगानिस्तान में। तो आप याद क्या रखोगे, तराइन का पहला युद्ध 1191 को, इस युद्ध में अजमेर के शासक पृथ्वीराज चौहान के साथ में कौन कौन था, दिल्ली का गवर्नर गोविंदराज तोमर, उसके अलावा इनका एक विश्वसनीय सेनापति चामुंड राय भी इनके साथ में था। और इधर कौन थे, मोहम्मद गोरी। और युद्ध का कारण क्या था, तो कारण में आप बताओगे कि तबर हिंद अर्थात भटिंडा वाले क्षेत्र पर इस मोहम्मद गोरी के द्वारा अधिकार कर लिया जाता है। और युद्ध का परिणाम क्या रहता है, तो युद्ध का परिणाम ये रहता है कि पृथ्वीराज चौहान तराइन के पहले युद्ध में विजयी रहते हैं। तो आप इसको नोट आउट कर सकते हो। अब मैं आपको तराइन के सेकंड बैटल के बारे में बताने वाला हूं, तो आप इसको नोट आउट कर सकते हो। और बहुत से इतिहासकारों का यह भी मानना है कि पृथ्वीराज चौहान के द्वारा मोहम्मद गोरी को कई बार पराजित भी किया गया था। लेकिन मुख्य रूप से अपन को ये दो युद्ध याद रखने हैं, कौन कौन से, तराइन का पहला युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध। तो तराइन के पहले युद्ध के बारे में मैं आपको बता चुका हूं। अब अपन तराइन के सेकंड युद्ध की बात करेंगे। तराइन का द्वितीय युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध। और तराइन के अगर द्वितीय युद्ध की बात करें, तो ये द्वितीय युद्ध हुआ कब था, 1192 ईस्वी को। एक तरफ कौन, गजनी अफगानिस्तान के शासक मोहम्मद गोरी, गजनी के शासक कौन, मोहम्मद गोरी। और दूसरी तरफ बात करें अजमेर के शासक की, तो अजमेर के जो शासक थे उनका नाम था पृथ्वीराज चौहान थर्ड। एक तरफ कौन, अजमेर के शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय, और दूसरी तरफ कौन, मोहम्मद गोरी। अब इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि इस मोहम्मद गोरी के द्वारा इस पृथ्वीराज चौहान से वार्तालाप करने के लिए एक व्यक्ति को भेजा गया। तो व्यक्ति का नाम भी लिख लो आप, क्या, खिवाम
उल मुल्क। और इस क़िवाम उल मुल्क को किसके लिए भेजा? संधि वार्ता के लिए, संधि वार्ता के लिए। और पीछे से इस मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान के ऊपर क्या कर दिया? आक्रमण। आक्रमण अर्थात आप क्या लिखोगे कि इस मोहम्मद गोरी के द्वारा पहले तो संधि वार्ता के लिए एक व्यक्ति भेजा गया क़िवाम उल मुल्क को, और पीछे से इसी मोहम्मद गोरी ने आक्रमण कर दिया पृथ्वीराज चौहान के ऊपर। अब पृथ्वीराज चौहान की सेना मतलब तैयार नहीं थी युद्ध करने के लिए, और इसने पीछे से आक्रमण कर दिया। तो इस प्रकार से इसने विश्वासघात करके इस पृथ्वीराज चौहान को डिफीट कर दिया। अर्थात तराइन के सेकंड युद्ध का क्या परिणाम रहा? इस मोहम्मद गोरी को विजयी मिली, अर्थात ये मोहम्मद गोरी विजयी रहा और इस पृथ्वीराज चौहान को इस युद्ध में हार का सामना करना पड़ता है। अब इतिहासकारों का यह भी मानना है, या चंद्रवरदाय का जो ग्रंथ आता है पृथ्वीराज रासो, उस पृथ्वीराज रासो ग्रंथ में यह बताया गया है कि जैसे इन दोनों शासकों के मध्य में युद्ध हुआ था, तो युद्ध के पश्चात इस पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाती है, और हारने के बाद में ये जो मोहम्मद गोरी था, ये पृथ्वीराज चौहान को अपने साथ बंदी बनाकर कहां पे ले जाता है? गजनी, अफगानिस्तान में। और इस पृथ्वीराज चौहान की दोनों आंखों को, कहने का मतलब इसके द्वारा दोनों आंखों से इस पृथ्वीराज चौहान को अंधा कर दिया जाता है। फिर इससे मिलने के लिए कौन जाता है? इसका मित्र था चंद्रवरदाय, और दरबारी जो विद्वान भी था वो इससे मिलने के लिए जाता है, और दोनों योजना बनाकर उस मोहम्मद गोरी को 4 मास 24 गज अबुल अष्ट प्रमाण ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। इस प्रकार से चंद्रवरदाय के उस ग्रंथ के आधार पर ऐसा माना जाता है कि इस पृथ्वीराज चौहान के द्वारा इस मोहम्मद गोरी को गजनी अफगानिस्तान में ही मार दिया गया था। और जब मोहम्मद गोरी की सेना इस पृथ्वीराज चौहान और कवि चंद्रवरदाय को मारने के लिए आई, तो पृथ्वीराज चौहान ने चंद्रवरदाय की हत्या कर दी और चंद्रवरदाय ने पृथ्वीराज चौहान की हत्या कर दी। इसी वजह से पृथ्वीराज चौहान और कवि चंद्रवरदाय को एक थाल जरण और एक थाल मरण भी कहा जाता है। तो आप इसको नोट आउट कर सकते हो। और इस सेकंड युद्ध में जीत किसकी हुई? मोहम्मद गोरी की, और हार का सामना किसको करना पड़ा? पृथ्वीराज चौहान को। तो ये जो क्लासें हैं ये मैं आपको स्पेशली रीड के लिए पढ़ा रहा हूं। तो ये अजमेर सांबर के चौहानों का जो इतिहास था वो मेरी तरफ से आपको कंप्लीट होता है। अब अपन रणथंभौर के चौहानों के बारे में चर्चा करने वाले हैं, तो आप इसको नोट आउट कर सकते हो। अब मैं आपको रणथंभौर के इतिहास के बारे में बताने वाला हूं, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं में रणथंभौर से भी ज्यादातर प्रश्न पूछे जाने की संभावना रहती है, क्योंकि राजस्थान के इतिहास का जो पहला जो जौहर था वो यहीं से माना जाता है। तो अब अपन रणथंभौर के इतिहास के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो रणथंभौर का इतिहास, रणथंभौर का इतिहास। तो इसको समझाने से पहले मैंने अभी आपको अजमेर के इतिहास के बारे में बताया है, तो अपन को यहाँ पे वापस तराइन के युद्ध का जिक्र करना पड़ेगा। तो जैसे बात करें अपन अजमेर के शासक की, तो अजमेर के जो शासक थे, अजमेर के शासक का नाम क्या था? पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान। और बात करें अगर अपन यहाँ पे कन्नौज के शासक की, तो कन्नौज का जो शासक था उसका नाम था जयचंद
गेहड़वाल। और बात करें अगर अपन गजनी की तो गजनी अफगानिस्तान के जो शासक आते हैं, अफगानिस्तान के जो शासक आते हैं उनका नाम क्या था? मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गौरी। तो इस कन्नौज के शासक जयचंद्र गेडवाल के एक पुत्री थी और पुत्री का नाम क्या था? संयोगिता। संयोगिता। तो मैं आपको बता चुका हूं पहले कि दोनों का ननिहाल दिल्ली में था। इन दोनों की आंखें मिली और कुल मिला के फाइनली रिजल्ट ये निकला कि इन दोनों का क्या हो गया? विवाह। इन दोनों का क्या हो गया? विवाह। और विवाह जैसे इनका हुआ तो विवाह के पश्चात इनको एक पुत्र पैदा हुआ और पुत्र के अगर नाम की बात करें तो नाम है उनका गोविंदराज। गोविंदराज चौहान। अर्थात मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जैसे ही अजमेर के शासक पृथ्वीराज चौहान का संयोगिता से विवाह होता है तो विवाह के पश्चात इनको एक पुत्र पैदा होता है और पुत्र का नाम था गोविंदराज चौहान। अब आप सुनो, पृथ्वीराज चौहान और इस मोहम्मद गोरी के बीच में जो तराइन का पहला युद्ध है वह कब होता है? तो इन दोनों शासकों के मध्य में तराइन का पहला युद्ध कब होता है? तो होता है 1191 ईस्वी को। और इस युद्ध का परिणाम आपको पता है कि पृथ्वीराज चौहान विजयी रहे और ये मोहम्मद गोरी इस युद्ध में हार गया था। इसको तो क्या मिली? हार। और इसको क्या मिली? विजय। विजय। ये था तराइन का पहला युद्ध। अब अपन तराइन के सेकंड युद्ध की बात करें तो मैं आपको बताऊं तराइन का सेकंड युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध, और हुआ किसके बीच में? मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। और इस युद्ध में यह मोहम्मद गोरी विजयी रहता है और इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हार का सामना करना पड़ता है। अर्थात तराइन के पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान विजयी रहते हैं और तराइन के सेकंड युद्ध में इस पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाती है। तो जब पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाती है तो मोहम्मद गोरी के द्वारा जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, इस मोहम्मद गोरी के द्वारा जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, ऐबक जिसका अर्थ मैंने आपको बताया भी था चंद्रमा का देवता, तो इस कुतुबुद्दीन ऐबक को अजमेर का प्रशासनिक अधिकारी बना दिया जाता है और ये मोहम्मद गोरी कहां पे चला जाता है? वापस गजनी अफगानिस्तान में। तो एक लाइन में आप समझो कि जैसे ही मोहम्मद गोरी अजमेर पर विजय प्राप्त कर लेते हैं तो अजमेर का जो प्रशासनिक अधिकारी है वह किसको बना देते हैं? कुतुबुद्दीन ऐबक को। और स्वयं मोहम्मद गोरी कहां पे चले जाते हैं? गजनी अफगानिस्तान में। तो होता क्या है, इस पृथ्वीराज चौहान के एक अन्य भाई आते हैं और भाई के अगर नाम की बात करें तो उसका नाम मिलता है अपन को हरिराज। अब देखो, जैसे ही ऐबक अजमेर का प्रशासनिक अधिकारी बनता है तो इस गोविंदराज चौहान के द्वारा इस ऐबक को क्या दे दिया जाता है? इस ऐबक को क्या दे दिया गया? टैक्स। और अजमेर का क्षेत्र पुनः प्राप्त कर लिया। किसने? इस गोविंदराज चौहान ने। अर्थात गोविंदराज चौहान के द्वारा ऐबक को भारी मात्रा में टैक्स देकर अजमेर का क्षेत्र पुनः प्राप्त कर लिया जाता है। किसके द्वारा? गोविंदराज चौहान के द्वारा, जो पुत्र किसका है? पृथ्वीराज चौहान का। लेकिन होता क्या है, इस हरिराज के द्वारा इस पृथ्वीराज चौहान के एक अन्य भाई आते हैं जिनका नाम क्या है? हरिराज। और इस हरिराज के द्वारा इस गोविंदराज चौहान के ऊपर क्या कर दिया गया? आक्रमण कर दिया गया। और आक्रमण के दौरान ये गोविंदराज चौहान ये अजमेर का क्षेत्र छोड़ के कहां पे आ गया? रणथंभौर में। और 1194
ईस्वी में रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना कर देता है। तो आप इसको एक दो बार पढ़ेंगे तो आपको ये समझने में आ जाएगा। तो क्या है, तराइन के जो तराइन का जो सेकंड बैटल था, इस बैटल में इस मोहम्मद गोरी की विजय के पश्चात मोहम्मद गोरी के द्वारा ऐबक को अजमेर का प्रशासनिक अधिकारी बना दिया जाता है। गोविंदराज चौहान के द्वारा ऐबक को भारी मात्रा में टैक्स देकर ये अजमेर का क्षेत्र पुनः प्राप्त कर लिया जाता है, लेकिन इस हरिराज के द्वारा गोविंदराज चौहान के ऊपर आक्रमण कर दिया जाता है और ये गोविंदराज चौहान ये अजमेर का क्षेत्र छोड़ के कहां पे आ जाता है, रणथंभौर सवाई माधोपुर में, और यहाँ पे चौहान वंश की नींव डाल देता है। तो आप इसको ऐसे कैसे नोट आउट कर सकते हो। अब अपन रणथंभौर के अगले शासकों की चर्चा करेंगे, लेकिन वो चर्चा करेंगे अपन अगली क्लास में। तो आज की इस क्लास को अपन यहीं पे विराम देंगे। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। तो इन्हीं आशाओं के साथ में आज अपनी इस क्लास को अपन यहीं पे विराम देंगे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।